So we have Shivam Singh with us, All India Rank 1 Electrical. So पहले तो ये खुद अपने बारे में कुछ कुछ बता देंगे और जो भी इनके अकॉर्डिंग जो भी आपको बिल्कुल बताने लायक चीज़ें आपको बता देंगे और फिर बिल्कुल आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कुछ अगर स्पेशली कुछ अगर आप लोग कुछ जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकेंगे. तो नाम तो जान ही रहे हो तुम लोग, ठीक है. और मीन्स मैं बीटेक एनआईटी रायपुर से किया हूँ और मेरा पॉइंटर कुछ खास है नहीं, तो पॉइंटर तो मत ही पूछो. और फिर मैंने यहाँ गेट एकेडमी में फाइनल ईयर में क्लासेस की थी, ठीक है. तो गेट एकेडमी में मैंने पहले क्लासेस की, उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 698. लेकिन अगर तुम लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 698 ही ला पाया तो भाई मेरा पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा ही था, मेरा एक्सपेक्टेशन से कम आया. मीन्स लास्ट टाइम थोड़ा कुछ फ्लॉज रह गया. मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या क्या फ्लॉज रह गया जो तुम लोग ना रखो तो तुम लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आए. फ्लॉज क्या थे ना कि लास्ट ईयर में ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिख पाया. मीन्स जैसे हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम जब आता था तो मैं ऐसा नहीं था कि जो रेगुलर कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरे को लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता था. जैसे पास तो होना ही है ना भाई, तो इसलिए तो मैं उस टाइम में जब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मेरा कम्प्लीटली गेट अनटच मतलब छूट गया था लगभग इस टाइप से. फिर वापस रीगेन किया तो मैं बहुत लेट तक अपना कोर्स ख़त्म कर पाया और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ का टाइम भी मेरे लिए नहीं बचा. तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना टेस्ट सीरीज़ के रैंक नहीं आ सकता. सर आपको 698 to 1 तक लाने के लिए आपको कौन कौन से मेजर स्टेप्स लेने पड़े, मतलब क्या क्या आपकी जो गलतियाँ हैं तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ा आपको? पहला तो अपना प्लेसमेंट छोड़ना पड़ा, ठीक है. और प्लेसमेंट एलएनटी में हुआ था तो उसको छोड़ना पड़ा. उसके बाद फिर मैं कोचिंग, अब देख साल भर ऐसा है ना कि अगर ड्रॉप ले रहा हूँ और सेल्फ कर रहा हूँ तो हो सकता है उतना माहौल ना मिले, ठीक है. इसीलिए मेरे को कोचिंग लेना पड़ा. मेन फोकस उधर ईएस का था, ठीक है. लेकिन जब ईएस नहीं निकला तो फिर गेट का तो देखना है ना भाई, कुछ तो चाहिए. तो फिर गेट पे फिर फोकस लगाया. तो गेट के टाइम में तो वापस मैं यही उठाया था नोट्स अपना गेट एकेडमी वाला, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच वहाँ है कि पूरा थ्योरी मतलब ईएस का पढ़ा रहे हैं ना भाई, तो ईएस में तो पूरा थ्योरी ही रहता है. तो गेट एकेडमी में क्या होता था कि हम लोग का न्यूमेरिकल अप्रोच सही रहता था. तुम लोग को भी पढ़ाया जा रहा होगा ढंग से, तो न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत सही रह रहा था. तो वापस मैं लास्ट टाइम में गेट एकेडमी का नोट्स उठाया और न्यूमेरिकल अपना जो भी था लगाया और फटाफट टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि लास्ट ईयर जो मैं गलती किया हूँ उस ईयर मैं रिपीट ना करूँ. एक और इंसिडेंट मैं शिवम को मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग में से आई थिंक किसी को नहीं पता होगा. अब लास्ट टाइम क्या हुआ कि जैसे रिजल्ट आ गए थे, है ना, तो हम लोग ने बुलाया क्लास में कि जो भी अच्छे रैंकर्स, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोगों ने मिले थे जो बाकी रैंकर्स भी थे, ऐसे ही फिर शिवम भी था. और कॉन्फिडेंस आप शिवम का ये देखो, सारे जूनियर्स बैठे हैं और कुछ हो सकता है साथ वाले भी बैठे होंगे. ये कॉन्फिडेंस इसमें था कि इसके साथ इसके कॉलेज में करने वाला 9th रैंक आया था. ये फोटो लगी थी रोहित की, है ना, इसके साथ इसका क्लासमेट कोचिंग में बाजू में ही बैठते थे. 9th रैंक आया, झटका तो लगा, थोड़ा सा धक्का लगता है थोड़ा सा. उसके बाद कॉन्फिडेंस ये था बंदे का, शिवम का, क्लास में सबके सामने बोल के गया था कि 9 को तो मैं बीट करूंगा, भले ही 8 लाऊंगा लेकिन 9 को तो मैं बीट करूंगा. तो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, तो बोल के करना जिसको बोलते हैं ना, वो शिवम ने करके दिखाया. प्रिपरेशन करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी आपके लिए? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, क्योंकि आपने रैंक 1 लेके आया, कि आपको रैंक 1 लेके आया. अपने बात को प्रूव करना और क्या. अच्छा, जो आपने बात कही थी. अब बोलना अलग रहता है, उसको प्रूव भी तो करना है. सर फर्स्ट अटैम्प्ट जब आप दिए थे तो आप पर सब्जेक्ट को कितने बार रिवाइज किए थे, और फिर सेकंड अटैम्प्ट दिए तब कितने बार आप उसको किए, फिर से पढ़े आप एक सेकंड. हर सब्जेक्ट को? फर्स्ट बार में तो एक ही बार रिवाइज कर पाया था. सिर्फ एक बार? हाँ, दूसरी बार में भी एक ही बार रिवाइज कर पाया. सर तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में कहीं ऐसा लगा कि मेरे को मतलब कम से 10 कम बार रिवाइज करके क्या करेगा? टेस्ट सीरीज दे, वहाँ जो गलती हो रहा है ना उससे फिर, जैसे मैं क्या था ना कि
आदत क्या होती है ना कि बार बार रिवाइज करने से लगता है ना कि बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक बार रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में जहाँ गलती हो रही है ना, जैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो तुम लोग, मेन नोट्स को पकड़ के उससे शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसको अवॉइड करो। और जो टेस्ट सीरीज में जो गलतियाँ हो रही है ना, जिस रीजन में गलती हुई उस रीजन का टॉपिक पकड़ो, वहाँ उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब मेरा अप्रोच तो ये था। अब बाकी सर, जब एग्ज़ाम देते हैं तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम जस्ट पेपर मिला है हाथ पे तो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, कैसा होगा कैसा होगा। एप्टीट्यूड से शुरू करो। एप्टीट्यूड तो बनना तय है, हाँ। ठीक है, तो उसी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छा। 2-3 क्वेश्चन अगर बन गए सही तो आराम से कॉन्फिडेंस आएगा ना। अच्छा, ठीक। और इस देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम के दिन काम रहो, एकदम संत बन के जाओ तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट नहीं करे। ज़्यादा सोचोगे ना कि अभी मैं आइडियल सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं को ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आराम से, मतलब जैसे आखिरी 1 महीना जो रहता है ना, जैसे एडमिट कार्ड आ गया रहता है हाँ। कि जैसे मेरा 2 से 5 में था, मतलब सेकंड पेपर था मेरा, तो मैं हर मतलब अल्टरनेट डे पे एक फुल लेंथ लिखता ही था। मतलब 1 महीना पहले से मैं शुरू कर दिया था लिखना, तो हर अल्टरनेट डे पे एक फुल लेंथ टेस्ट लिखता था, समझ रहे हो ना। तो वो लेकिन 2 से 5 के ही स्लॉट में लिखता था मैं, क्योंकि मीन्स अब है कि दूसरे टाइम में लिखोगे तो तुम्हारा माइंड उस वक्त हो सकता है प्रिपेयर हो ना हो, लेकिन रोज़ 2 से 5 में लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो लास्ट टाइम ऐसा होगा कि तुम्हारा अपने आप जैसे ही तुम लिखने होगा, अच्छा ये तो मेरा टाइम है टेस्ट सीरीज लिखने का ही, तो वो अपने आप हैबिट में आ जाएगा तुम्हारे। सर, आप क्लास के टाइम जैसे जब पढ़ते थे यहाँ पे, तो आपने अपना कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या अप्रोच लिया था? जितना पढ़ा रहे हैं ना उसको फॉलो करो, जो लिखवा रहे हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इन्हीं से आगे पूछो, ज़्यादा बुक्स मत खोजो। और सर, जैसे अगर मतलब आप अपने से उसमें कुछ इनोवेटिव, हाँ, तो उस टाइप का आप कुछ ट्राई करते थे, जैसे अपने ही नोट्स में आप अपना कुछ सोच के अलग से फिर उसका? देखो ये है ना कि जैसे हाँ थोड़ा वो तो होता है। देखो ऐसा है कि तुमको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तुमको अपने ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सर अपने टाइम को बताते हैं कि सर कौन सा ट्रिक यूज़ करते थे, तुमको वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो तुम अपना ट्रिक बना लो, वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे फॉर्मूला याद करने का तरीका, अब जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें ग्राफ बहुत हो जाता है, सेमी कन्वर्टर का तो हाँ सेमी कन्वर्टर वाला तो थोड़ा अजीब ही होता है, तो थोड़ा तुमको अपना कुछ कुछ बनाना पड़ेगा ट्रिक्स। और हाँ एक चीज़, हाँ ढांडे सर एक चीज़ बोलते थे कि जब भी पढ़ो तो इस टाइप से पढ़ो कि इससे तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, उस वो अप्रोच बहुत काम आता है। तो जैसे रिवाइज कर रहे हो तो फिर देखो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये चॉपर है, इसमें इतना सारा, क्योंकि चॉपर में जैसे जनरली चॉपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज देख रहे हो तो कुछ भी देख रहे हो उसमें, तो बोले अच्छा यहाँ से क्या पूछ सकता है मेरे से, यहाँ से क्या पूछ सकता है मेरे से, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रखा करो स्ट्रेटजी, मतलब जब पहले पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम में इतना डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपका पेपर अप्रोच करने का वे क्या था, मतलब सब्जेक्ट वाइज या फिर आपने मार्क्स वाइज अटेम्प्ट किया था? नहीं, पहले मैं एप्टीट्यूड बनाया था, हाँ। और तुम लोग देखोगे इस बार एप्टीट्यूड लास्ट में आया था, देखिए स्ट्रेटजी जैसा रहेगा वैसे ही फॉलो करना, जैसे पेपर मॉक टेस्ट में जैसे लिख रहे हो ना वही स्ट्रेटजी एग्ज़ाम में ही रखना, चेंज मत करना। तो मेरा पहले था एप्टीट्यूड, फिर 1 नंबर टेक्निकल, फिर 2 नंबर टेक्निकल, ऐसे अप्रोच था। उस हिसाब से दिमाग में भी टाइमर चलते रहता है कि 160 मिनट हो गया तब तक मेरा एप्टीट्यूड हो जाना चाहिए, 120 तक पहुंच रहा है, 120 तक तो पहुंच रहा है तो फिर 1 नंबर हो गया होना चाहिए, उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन बचा उसके लिए 120 मिनट होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में मैं फिगर आउट कर लिया था, मेरा 112 या 110 मिनट हो गया था जब मैं 2 नंबर बनाना स्टार्ट किया, तो मैं समझ गया था पेपर लेंदी है, तो उसके बाद फिर मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ गया था 2 नंबर वाले में। तो ये तुम टेस्ट सीरीज देते रहोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तुमको, टाइम वगैरह अप्रोच वगैरह का कोई टेंशन नहीं होगा, बस लेकिन टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा। सर, मतलब टेस्ट सीरीज में एक ही अप्रोच से जाना है, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो चेंज करके बाकी टेस्ट में वैसे दे? देखो पहला 1-2 टेस्ट में देख लो कि कौन सा अप्रोच तुमको जम रहा है, और जो जम रहा है उसको ही फॉलो कर डालो। और हाँ ये सब्जेक्ट टेस्ट अगर दे रहे हो तो सब्जेक्ट टेस्ट में जैसे अगर टेस्ट सीरीज लिखोगे तो उसमें रैंकिंग आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट की रैंकिंग ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, मीन्स
कुछ लोग 10 बार रिवाइज करके वही सब्जेक्ट को 4 बार शॉर्ट नोट्स बना के फिर टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है एग्ज़ाम में। सारा सब्जेक्ट को देख मतलब पढ़ के लिखना है तुमको एग्ज़ाम। सब्जेक्ट टेस्ट को ऐसे लिखना ना कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फुल टेस्ट को अटमोस्ट सीरियसली कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट टेस्ट को क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। अब ये नहीं कि टाइमर लेके बनाना, ये नहीं कि टाइमर को हटा दिए आराम से बना रहे हैं टाइम लेके, ठीक है ना। थैंक यू। सर हम लोग का 3 to 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो एक एक खत्म होते आ रहे हैं, तो अपन चारों को पैरेलली पढ़ें कि एक एक करके सबको पढ़ें टाइम डिवाइड करके? देखो ऐसा है ना कि जो सब्जेक्ट अभी करंट चल रहा है ना, उसको तुरंत जाके तो रिवाइज़ करना ही है, उसका प्रैक्टिस करना ही है क्वेश्चन। और कुछ टाइम जो सब्जेक्ट हो चुका है ना, उसके लिए रखो रोज़ का, ठीक है। जैसे मेरा है कि मैं रात में जैसे ही कोचिंग के बाद आता था तो वो पढ़ता था सब्जेक्ट, मतलब जो आज पढ़ाया गया है, और सुबह रखता था टाइम उसके लिए कि जो पुराना मेरा सब्जेक्ट हो चुका है, और उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जो तुमको लग रहा है बहुत टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, उसको फिर रिवाइज़ करो। सर अगर हम लोग कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है एग्ज़ाम तो, में हाँ मतलब जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज से हैबिट होगा। मैं वो डिफ़िकल्टी सबको होता है, मीन्स ऐसा कुछ नहीं है। पहला टेस्ट लिखोगे तो तुम्हें डिफ़िकल्टी होगा, दूसरा लिखोगे डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन फिर तीसरे से यूज टू होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। और सर जैसे कि पढ़ रहे हैं कभी कभी होता है कि खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मतलब मीन्स सेटिस्फाई सर जैसे पढ़ रहे हैं खुद में लेकिन कभी कभी लगता है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मीन्स कितना बार भी तुम पढ़ लो सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। बस ये है कि हाँ इस बार पढ़ लिया हूँ मैं, मान लो कि मेरा हो गया है, उसके बाद टेस्ट सीरीज लिखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि इस बार नहीं मज़ा आ रहा है, दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ उस बार भी मज़ा नहीं आ रहा है, ये बार बार करने का कोई मतलब नहीं। पढ़ो, टेस्ट सीरीज लिखो, वहाँ जो गलती हो रही है उस एरिया को मतलब मार्क करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाँ तो ये अप्रोच रखो, ठीक है। सेटिस्फैक्शन तो मीन्स मेरे को भी नहीं, आखिरी टाइम तक नहीं हो रहा था कि रिवीजन में और मन करेगा और एक बार कर लूँ और एक बार कर लूँ। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, एग्ज़ाम देने जाओ, बस बात ये है। सर और कॉन्फिडेंस बहुत लो हो तो हाँ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अगर लो तो वही अप्रोच रखो कि कोई 5 बच्चे का एग्ज़ाम रखो जिसमें टॉप मार दो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर आपने कहा कि आप टेस्ट सीरीज बहुत कम दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम टेस्ट सीरीज फिर कब तक अपने सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 टाइम कंप्लीट करके फिर टेस्ट सीरीज शुरू करें? देखो आखिरी 1 मंथ जो है ना, वो केवल फुल लेंथ टेस्ट के लिए रखो, जो पूरा मॉक टेस्ट टाइप से होता है पूरा उसके लिए रखो। और उससे पहले तक तुम सब्जेक्ट वगैरह जितना भी सब्जेक्ट पार्ट ये सब होता है वो पहले ही निपटा दो, क्योंकि लास्ट टाइम में तुमको टाइम नहीं मिल पाएगा। बस लास्ट टाइम में फुल मॉक टेस्ट के लिए ही रखो। सर जैसे डांडे सर बताए कि शायद मई जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, हाँ। तो हम मई जून से ही देना स्टार्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाले टेस्ट? हाँ पार्ट टेस्ट तो कम से कम निपटा दो, जैसे ही सब्जेक्ट चल रहा है ना तो पार्ट टेस्ट उसी वक्त निपटा देना चाहिए, और जैसे ही सब्जेक्ट ख़त्म हुआ तो सब्जेक्ट टेस्ट के लिए ट्राई करना चाहिए। सर प्रिपरेशन का बेस्ट वे क्या है, मतलब आपके हिसाब से, कि अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने को क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है? पहले थ्योरी जो नोट्स है वो पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट सीरीज लिख दो, फिर टेस्ट सीरीज में जो गलती हो रही है उससे फिर थ्योरी देखो, फिर शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। सर अगर पैरेलली 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो उसमें आपने कहा कि कोई भी 2 सब्जेक्ट को साथ में रखो सर, मतलब तो पैरेलली 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं मतलब सर जैसे पैरेलली हम लोग का 4 या 3 सब्जेक्ट साथ तो में जो चलते हैं। पढ़ाई हो रहा है जो अभी करंट में चल रहा है उसको तो तुमको करना ही करना है, चाहे 4 चले या 10 चले, ठीक है, उसको तो करना ही है। मेरा बोलना है कि पैरेलल जो बोल रहे पैरेलली उसको चारों को पढ़ना है एक साथ, और जो पुराना जो है ना उसको भी उसके लिए टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा हूँ। चारों को तो पैरेलली रखना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को स्किप कर दोगे तो फिर वो बाद में नहीं समझ पाओगे। सर आप लास्ट डेज में, मतलब जब लास्ट डे था, कहाँ है भाई? हाँ लास्ट डे था तब भी आप एग्जाम दिए थे? हाँ मतलब लास्ट डे हाँ दिया था, वो उसका कारण था, मीन्स देना नहीं चाहिए, लेकिन उसके जस्ट 1-2 दिन पहले वाला जो टेस्ट, 1 दिन पहले वाला टेस्ट सीरीज था, लास्ट डे के पहले वाला टेस्ट सीरीज, तो वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। मीन्स मेडिजी में दिया
तो मेरा कुछ 100 के बाहर चला गया रैंक, मतलब 160 कुछ स्टेप से रैंक आया, ठीक है। मेरा टारगेट तो अंदर ही रखना था, तो वो बाहर चला गया। तो फिर मेरे को बहुत मतलब ख़राब लगा कि यार 2 दिन पहले ये हालत है। तो एक टेस्ट सीरीज़ तो बनता है कि, और वो टेस्ट सीरीज़ मेरा बहुत ही अच्छा गया। जो सबसे आखिरी वाला था ना, तो वो तो 3rd आ गया, तो फिर तो अपन तो फुल कॉन्फिडेंस में गए थे। वैसे अवॉइड करना, देखो अगर पहले कोई आखिरी के टाइम में ना कोई एक टेस्ट सीरीज, मतलब 1-2 दिन पहले तक कोई एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा चला गया है ना, उसी के कॉन्फिडेंस में जी लेना। ठीक है, क्योंकि आखिरी टाइम में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा। सर जब आप निकले थे तो आपको लगा था कि फर्स्ट रैंक आएगा आपका? अब सर्टेनली तो नहीं बोल सकता था मैं, लेकिन सब जैसे मैं निकला सब बोले थे लेंदी लेंदी, मेरा क्वेश्चन छूट गया, मेरा ये हो गया। तो मैं बोला मैं तो 75 के 75 मारा हूँ भाई। तो फिर मैं बोला कि मेरे को नंबर लगा था कि 70 के ऊपर तो आना ही आना है, मतलब कुछ भी हो जाए 70 के ऊपर तो आएगा ही नंबर। तो फिर मैं सोचा था, तो मैं खुश था, उतना कोई दिक्कत नहीं था, आना तो है ही। फिर जब मैं काउंट किया तब तो भाई अपन श्योर हो गए थे। सर जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, मेन एग्जाम का समय, और आप कुछ एनालिटिकली सॉल्व किए उसको, और आपको लग रहा है कि 2 में से एक तो आएगा ही, 2 ऑप्शन में एक आनी है, तो आप उसको टिक करोगे? मार दो। एक में मारो ना। तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ, सुनो। आखिरी 30 सेकंड बचा था, ठीक है, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन था। वो पेपर 2 में एक पावर फैक्टर निकालने वाला क्वेश्चन होगा, याद है किसी को? ठीक है, तो अब एक कहावत है ना कि मतलब कभी भी इलेक्ट्रिकल में ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त सोचो कि अब भाई 30 सेकंड में वो क्वेश्चन तो मेरे से बनने से रहा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लेंदी, मेरे को प्रोसीजर पता है, लेकिन 30 सेकंड में तो मैं बना भी नहीं सकता उस क्वेश्चन को। फिर मैं सोचा कि कौन सा पावर फैक्टर मैं बहुत बार यूज़ किया हूँ, तो वो था 0.8। तो मैं बस चिपका दिया 0.8, और लकीली वो सही भी हुआ। और लक फैक्टर जो रहता है वो कितना अफेक्ट कर सकता है? देख, लक जो आता है ना तुम्हारे मेहनत से आता है। वो लक देखो, कुछ बोलते हैं यार मेरा लक उस दिन ख़राब था, ये था, जो भी था, लक प्रोपोर्शनल टू मेहनत है। कि तुम्हारा मेहनत कर रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो लक तुम्हारा इम्प्रूव हो रहा है। पढ़ाई तो मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह तो इम्प्रूव हो ही रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तुम्हारा लक का लेवल उतना इम्प्रूव होगा। ये चीज़ मेरा तो यही मानना था कि मेहनत ज़्यादा करोगे तो लक इम्प्रूव होगा। जितना मेरे से हो पाता था, मतलब इतना भी नहीं था कि 12-13 घंटा क्लास के बाद और 5-6 घंटा लगा दो, इतना जान नहीं बचता था मेरे में। देख रहे हो पूरा हालत। और सर ढांडे सर बोले थे कि मतलब जब आप रोहित सर के साथ बैठते थे, ठीक है, तो मतलब अगर 10 क्वेश्चन देते हैं सर तो आप 10 बना लेते थे, लेकिन रोहित सर 9 ही बना पाते थे। उसी के लिए तो 9 आया, तो फिर को दुख लगा। सर आप लोग, आपका 4 सब्जेक्ट पैरेलली चलता होगा ना आपके टाइम पे भी, तो सर आप कैसे मैनेज करते थे चारों सब्जेक्ट एक साथ करेंटली? हाँ वही देख, सब्जेक्ट तो जो पढ़ाया गया उसी दिन तुमको करना है, ठीक है। अगर तुम पेंडिंग करोगे तो पेंडिंग ही रहता है, ठीक है। तो जो 4 सब्जेक्ट चले, 5 सब्जेक्ट चले, तुमको उसी दिन ख़त्म करना है वो सब्जेक्ट। जितना पढ़ाया गया एटलीस्ट उतना तो करना ही है। सर आप पर डे कितने आवर्स पढ़ते थे? जिस दिन 6 घंटे क्लास रहती थी उस दिन 5 घंटे, लेकिन मैं टारगेट लेके चलता था 6-7 घंटे का। क्लॉकवर्क टोमेटो करके है, ठीक है, बहुत लोग मैसेज किए होंगे तो मैं उनको बताया होगा। तो क्लॉकवर्क टोमेटो करके है, उसमें ऐसा रहता है ना कि जितना देर तुम पढ़ रहे हो टाइमर ऑन कर दो, ठीक है, तो उससे तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा कि कितना घंटे मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी अपन पढ़ भी रहे हैं और थोड़ा पानी वानी पी के, जूस पी के आ गए, तो उसको भी अपने पढ़ाई में ही काउंट कर दिए कि अपन इतना घंटा तो पढ़े। तो वो ऐसा यूजफुल टाइम देखो कितना यूज़ कर पा रहा है। और मेरा ऐसा था कि मैं बहुत देर तक नहीं बैठ सकता हूँ चेयर पे। तो सर आप जैसे फ्रेश होना है, फ्री टाइम में जैसे कुछ 5 कहीं जाना घंटे, है तो? अगर जैसे उसमें ऐसा रहता था कि 20-25 मिनट का तुम्हारा पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। तो बैठता तो मैं ज़्यादा देर था, लेकिन 5 घंटे का उसमें से यूटिलाइज होकर निकल आता था। 25-25 मिनट का देखो तो परसेंटेज निकाल लो,
25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। सर मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स पढ़ना ही, और कहीं जैसे घूमना ऐसा नहीं है, कभी कभी देख 1 घंटा भी हो जाता था, क्योंकि मान लो किसी फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, तो उस दिन तो तुमको नेसेसरली जाना है, एक दिन तुमको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ उस दिन का दुख तो रहेगा कि आज पढ़े नहीं है, तो अगले दिन थोड़ा मेकअप करने की कोशिश करो। थैंक यू सर। सर 1 साल के गैप में आप मूवीज कितने बार गए? बता रहा हूँ, जैसे बाहुबली 2 आती तो पक्का जाता। मूवीज़, अब देखो मूवीज़ का तुम्हारा 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, तुम मान के चलो कि तुमको इतना कवर करना है पढ़ाई, ठीक है, तो तुम मूवीज़ अगर जा रहे हो तो अपना सोना में से कट करो, सोने के टाइम में कुछ ना कुछ तो मैनेज करो ऐसा। और जाने का वो मन है ही, अब मान लो जैसे हम शाहरुख फैन, सो अब रईस मूवी आएगी तो जाना ही था, ठीक है ना, तो ऐसा रहता है। लेकिन तुमको अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्या है कि तुमको ऐसा नहीं है कि तुम रईस चले गए हो तो तुम्हारा सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन अगर तुम रईस जाके फिर आके थक के हार के सो गए तब फिर गड़बड़ है। जाओ जो करना है करो, लेकिन 5 घंटे में मिनिमम था कि इतना पढ़ना ही है मेरे को, ठीक है, तो उतना मिनिमम रखो। सोने में से कट करना है, खाने घूमने में से कट करना है, 5-5 मिनट के ब्रेक में से कट करना है, कुछ भी कट करो, लेकिन उतना मिनिमम रखो। सर जिस दिन आपका एग्ज़ाम था गेट का, उस दिन आप सुबह से आपने नोट्स रिवाइज किए थे या फिर आप चिल मार रहे थे कि 2 बजे से एग्ज़ाम है? नहीं, वो जो मेरा तो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स था ना, कि एक तो टेस्ट सीरीज़ का बनाया हुआ नोट्स, ठीक है, उसमें से भी जो चीज़ याद हो चुकी है उसमें से भी लिख लिया था मैं, तो मेरा बहुत छोटा सा नोट्स था, मतलब ऐसे ऐसे हो गया ख़त्म, इस टाइप से था। तो जो सुबह था तो मैं जहाँ से खाना वाना पैक करा के अपन सुबह ही पहुँच गए, खाए पिए, सेंटर पे भैया को लेके गया था, सो गया मैं, बोला कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा तो उठा देना 1 घंटा पहले, ठीक है, तो वहाँ मैं सो गया मस्त। उसके बाद फिर पेपर देने गया, और क्योंकि मैं टेंशन क्यों हो रहा था ना, क्योंकि बगल में सब बुक लेके आए हुए थे, बोले यार एग्ज़ाम के दिन इतना पलट रहे हो, तो मैं इसलिए आराम से ना देखो उनको ना कुछ करो, आराम से जाके सो के एग्ज़ाम लिखो, ठीक है। नोट्स वगैरह बहुत जितना शॉर्ट रख सकते हो ना एग्ज़ाम, हाँ देखिए एग्ज़ाम के दिन के लिए कुछ तो बनाना, दिल को तसल्ली तो देना है ना भाई, एग्ज़ाम कुछ तो बनाना, एकदम अल्ट्रा शॉर्ट बनाना, लेकिन बनाना कि हाँ कि अब ये पढ़ लिया, अब तो मेरा सब रिवाइज, ये वाली चीज़। थैंक यू सर। सर कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते आपको फिर नींद नहीं आ रहा है? होती थी भाई, मतलब उसके बाद सुबेरे क्लास भी या क्लास भी जाना है, वो भी होता था। तो कैसे करते थे आप? क्लास रहती, मतलब जो 12 घंटे रहता था तो 8 बजे से लग जाती थी, तो कभी कभी हुआ कि नींद ही नहीं आ रहा है, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बजे फिर 6 बजे नींद आया, तो जैसे तैसे उठे फिर कोचिंग भागे। लेकिन क्या रहता है कि अब नहीं सोओगे तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो सो तो लेना भाई। सर ऐसे जनरली होता है कि क्लास में ही नींद आती है, फिर किसमें? क्लास में ही नींद आती है, जैसे कि अपन रात भर सोए नहीं, 6 बजे से क्लास है, 7 बजे से क्लास है। अब 12 घंटे क्लास में ना बाबू कैसा होता है ना कि तुम कितना भी सो लो ना, एक बार आँख तो बंद होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तो ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं ना कि अब मेरे तो दोस्त लोग थे, अपने को कन्फर्म अपना क्लियर कट था कि 12 घंटे क्लास है भाई, एक बार तो आँख झप जाएगा, इतना श्योर है, तो साइमल्टेनियस मत झपकाना कि सबका चला जाए, कि पूछ भी नहीं सके किसी से। सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अपना पोटेंशियल अच्छा नहीं होता, तो उन सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करना चाहिए? एग्ज़ाम स्पेसिफिक सब, जैसे मेरा एनालॉग उतना अच्छा नहीं था, तो मैं देखता था किस एरिया में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस एरिया को कवर कर दो ढंग से। सर तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उस सब्जेक्ट्स में उस आउट ऑफ रेंज, मतलब जिससे आप मतलब तैयारी किए होते हैं, उससे अगर कुछ बाहर आ जाए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वो लूज़ हो जाता होगा ना? लूज़ क्यों होगा, मीन्स एक क्वेश्चन से थोड़ी ना मतलब ज़्यादा डिसाइड हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अफेक्ट करेगा ही। ट्राई करना कि पूरा कवर रहे और अच्छे से कवर रहे, क्योंकि मैं भी जब मॉस्फेट जो मेरा इलाका अच्छा नहीं था उसको मैं कम्प्लीटली नहीं छोड़ा था, इतना बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत देख। अब भाई डर तो था ही, क्योंकि जब टारगेट हाई रखे हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि मान लो अगर आ गया क्या करेंगे, थोड़ा तो अप्रोच लेने के लिए थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना, बेसिक। तो बेसिक आइडिया अपन लेके गए थे। सर कुछ सब्जेक्ट में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
तो वो देखो बाबू ऐसा है कि एवरेज वोल्टेज वगैरह जो होता है उसका एक मतलब थोड़ा बहुत तो तुमको बनाना पड़ेगा खुद से, नहीं ज़्यादा रिवाइज मतलब ज़्यादा फार्मूला पे मत जाना। कैसे ग्राफ खिंचा रहा है उस पर ध्यान दो और इंटीग्रेट करके कर लो। मतलब डेरिवेशन पार्ट भी कुछ डेरिवेशन पार्ट सही रखो, मतलब बेसिक फार्मूला जो होता है ना एकदम जो अल्ट्रा बेसिक हुआ उसको दिमाग में रखो। जैसे कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फार्मूला है ना तो एकदम अल्ट्रा बेसिक वाले पे कंसंट्रेटेड रहो और उसका डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो कि इससे अप्रोच ले सकता हूँ मैं, मतलब आउटलुक टाइप से। हाँ, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला याद रखोगे ना और न्यूमेरिकल डेटा टाइप है तुम्हारा, क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें अगर एक रूट भी गया तो नुकसान हो जाएगा। जैसे मैं टेस्ट सीरीज जब देता था तो एक आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना जिसमें रूट आता है, तो मैं बार बार रूट भूल जाता था क्योंकि मैं नोट्स में ऐसे करके लिखा था ब्रैकेट 1/2, तो 1/2 इतना छोटा था कि रिकॉल नहीं हो पाता था, तो फिर मैं उसको काट के ऐसे बड़ा सा लिखा रूट, ताकि इस बार तो भूलूंगा ही नहीं। मतलब इस टाइप से थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा। और फिर तुम्हारा पावर सिस्टम में ले लो, वो जब वही है ना, टेस्ट सीरीज से शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो दिमाग में रहेगा कि तुम कौन सी गलती किए हो। सर रिवीजन का अप्रोच क्या, मतलब न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट साथ लेकर चलें? कहाँ है भाई, हाथ उठा ना थोड़ा। अच्छा सर न्यूमेरिकल का मतलब जो रिवीजन है तो है अपना, उसका क्या मतलब न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट साथ लेकर चले या सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन करें? फिर से बोलो। रिवीजन के टाइम अपने को न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलना चाहिए या सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाहिए? सर न्यूमेरिकल रिवीजन के टाइम पे हाँ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं ना तो उसका दिमाग में रखना ही पड़ेगा तुमको कि हाँ ये इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि उस टाइप से क्वेश्चन आ गए, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, एक आध क्वेश्चन तो स्पेशल टाइप से होते ही हैं, उसको तो थोड़ा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और उसको दिमाग में रखना क्या है कि उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो अपने, अगर नहीं बार बार भूल जा रहे हो तो। सर आपके एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रैटेजी क्या थी? लाइक कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते थे तो आप उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करते थे कि बाद के लिए छोड़ते थे, एंड वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे हैंडल करते थे? देखो अगर तुम अटेम्प्ट ले लियो ना क्वेश्चन में तो थोड़ा तो बढ़ना, और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ देना। और छोड़ना तो उस पर तो बार बार दिमाग में सोचना ही मत कि छोड़ दिया हो एक क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो आगे क्वेश्चन पे अफेक्ट करेगा। तो जैसे मेरा था कि एक आध क्वेश्चन में फंस गया था, जैसे वही पावर फैक्टर वाला जो बताया, वो एक बार जब अटेम्प्ट लिया तो मेरे से नहीं बना, तो फिर मैं लास्ट के टाइम में फिर उसको देखा। एंड सर वर्चुअल कैलकुलेटर लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं मशीन्स देखो वगैरह? हाँ वो ऐसा है कि तुमको आखिरी 1 मंथ में जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको उसका आदत हो जाएगा। लेकिन हाँ लास्ट के टाइम में ना, लास्ट के 1 मंथ में कोई कैलकुलेटर मत छूना, अपना जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर पे ही पूरा काम करना। पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन कॉलेज भी जिसका है उनको थोड़ा उस कैलकुलेटर पे भी हाथ रहना चाहिए। लेकिन आखिरी 1 मंथ में तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर पे ही पूरा काम करें। एंड सर जब आप सेकेंड टाइम टेस्ट सीरीज़ दिए थे तो कब से स्टार्ट किए थे देना? देखो हम लोग का ऐसा था कि हम लोग का जो ग्रुप था तो उसमें हम लोग फिक्स कर देते थे डेट कि इस डेट को सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज हम लोग को देना है। अब जिसको देना है दो, ठीक है। अब तो उसी दिन हम लोग सब्जेक्ट तो पहले ही से लिख रहे थे, सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज फुल वाला बचा हुआ था हम लोग का फुल, और पार्ट नहीं लिख पाया था मैं, पार्ट के लिए हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, 12-12 घंटे क्लास। तो सब्जेक्ट हम लोग लिख लिए थे, और लास्ट के टाइम में केवल जब आखिरी 1 महीना था उसमें फुल टेस्ट लिखा था सारे सब्जेक्ट वाला। सर आपने एक्यूरेसी लाने के लिए क्या किया कैलकुलेशंस में? स्पीड डिक्रीज़ किया। अब मेरा देखो आदत क्या है कि मैं थोड़ा तेज़ बनाने का आदत से, तो अब क्या होता है तेज़ बनाने के चक्कर में अगर तुम न्यूमेरिकल वाले में गलती कर दोगे तो फिर उस स्पीड का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो क्या करो कि न्यूमेरिकल वाला टाइप है थोड़ा सा आराम से बनाओ, टाइम बहुत रहता है। मीन्स तुमको लगता है कि इस क्वेश्चन में 4 मिनट लग गया, अगले में कवर नहीं हो पाएगा, एक ना कोई मतलब बच्चा टाइप से क्वेश्चन रहेगा ही जो तुरंत तुम देख के मार दोगे, ठीक है। तो डेटा टाइप वाले न्यूमेरिकल वाले में अब तो अप टू 3 डेसिमल कर दिया, तो और प्रिसाइज तुमको देना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा आराम से बनाना, मतलब पेशेंटली बनाना कि कुछ चीज़ ना छूटे, कुछ न आराम से बनाना उसमें। और जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है ना उसको तेज़ी से बनाना, उसमें क्योंकि एक बार गलत भी अगर दूसरी बार बना देंगे क्या है उसमें। सर जिस दिन रिजल्ट आया आपने रिजल्ट ओपन करके देखा, उसमें दिखा आपको AIR 1, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? और फिर आपके फ्रेंड लोग के साथ आपका कैसे बातचीत हुआ? आपके मेरे फ्रेंड लोग तो गए हुए थे कोल इंडिया का पेपर देने, ठीक है। और
मेरे को पता था जब आ ही रहा है इधर तो क्यों जाऊँ मैं कुल इंडिया 6:30 बजे उठ के। तो मैं देखो रात उस वक्त मैं अभी हाल फिलहाल में वो गेम ऑफ थ्रोन जो नहीं होता है वो देखना स्टार्ट किया था। तो अब भाई अब वो ऐसा है कि उसको भी ख़त्म करना भाई ज़रूरी है, अभी नहीं करना। जब मैं पूरा दे वे लिया, जब रिजल्ट जोड़ लिया उसके बाद मैं शुरू किया हूँ देखना सीरीज़। तो मैं सुबह रात के 6 बजे तक तो सुबह के 6 बजे तक तो मैं वही देख रहा था। 7वां सीज़न मेरा ख़त्म हुआ, मैं थोड़ा देर सोया, फिर डांडे सर का आया कि रिज़ल्ट देखो आ गया है रिज़ल्ट। तो फिर मैं उठा देखा रिज़ल्ट, तो मेरे को पता था कि फर्स्ट ही आया थोड़ा सा लग रहा था। तो धीरे धीरे स्क्रॉल किया तो वो 1 दिखा मेरे को। तो मेरे को हिम्मत नहीं होता कि राइट हल्का स्वैप करूं ताकि 0 ना दिख जाए बगल में। तो फिर एक झटके से मारा तो वहाँ 1 लिखा हुआ था। तो बस उसके बाद अपन फेसबुक पे डाले। सर और फिर पेरेंट्स से जब बातचीत हुई होगी तो आप बता सकते हैं क्या, मतलब क्या बोल रहे थे वो लोग आपको? पेरेंट्स तो मम्मी तो मंदिर जाने का वो उन लोग वही रहता है। तो पापा बोले कि मैं तो अभी मंदिर में हूँ इसीलिए भगवान से मांग रहा था, आ गया तुम्हारा बढ़िया बहुत बढ़िया। और भैया तो कोल इंडिया का पेपर देने गया हुआ था, तो भैया आया फिर उसको बताया कि चलो, तो बोलता है चलो पार्टी। मेरे से 1 साल बड़ा है तो अपना उस टाइप से। और दोस्त लोग आए तो फिर दोस्त लोग तो तुम लोग तो जानते हो कि जो बर्थडे में होता है वो वहाँ पे भी होता है। बुकलेट को कितनी बार सॉल्व करना आप सजेस्ट करेंगे? एक बार कर लो और क्या, कितना टाइम है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन को 10 बार लगाने की सोच रहे हो क्या? नहीं सर, 8 में नया क्वेश्चन आएगा। नहीं, एक बार सॉल्व कर लिया इट्स इनफ। हाँ एक बार सॉल्व कर लो, ढंग से सॉल्व करना, मतलब कोई डाउट वाट होगा तो उसी को क्लियर कर लेना, लास्ट के लिए मत छोड़ना क्योंकि लास्ट वो रह जाता है फिर। थैंक यू सर। तो बताया तो जो क्लॉकवर्क टोमेटो का मैं दोस्त मेरे साथ भी यही था कि यार 5 घंटे से तो बढ़ ही नहीं रहा है, कभी 3 घंटे 4 घंटे हो जा रहा है। तो फिर वही 2-3 घंटे से, हाँ वही सेम है, 3 घंटे 2 घंटे क्या अंतर है। तो वही जो बताया ना क्लॉकवर्क टोमेटो, उसको मान लो कि भाई यही मेरे को सक्सेस दिलाएगा। इसको अगर मैं मतलब बिट्रे किया ना तो फिर गड़बड़ है। तो उसको ऑन करना, रोज़ का टारगेट, वो पूरा स्केड्यूल रहता है कि आपने इस दिन में इतना पढ़ा, इस दिन में इतना पढ़ा। तो जब 1 सप्ताह बाद देखोगे कि 1-1 घंटा पढ़ा हूँ यार, कहाँ से कुछ होगा, तो फिर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। तो फिर अगले बार 5-5 घंटा करोगे। अपने दोस्त से कंपटीशन लगा लेना और क्या, कि देख भाई 5 घंटे 7 घंटे। सर क्लास के बाद बहुत ज़्यादा कम टाइम बचता है सेल्फ स्टडी के लिए, तो सर टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो क्या होता है कि टाइम तो मैनेज करना तुमको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी ज़्यादा लंबी क्लासेस हो गई है ना तो तुरंत आगे एक नींद मार लो, ठीक है। जैसे ही क्लासेस ख़त्म हुई तो तुरंत आगे सो जाओ, लंबा सोना है, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन एक नींद मार लो। उसके बाद जैसे ये चीज़ सर बताया था मेरे को जब मैं कर रहा था तैयारी, लेकिन उस वक्त मैं उतना नहीं फॉलो करता था। लेकिन जब मैं लिया ड्रॉप तो उस वक्त मैं ये चीज़ फॉलो किया था कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो रहा था तो 1 घंटा मैं नींद मार लिया। उसके बाद जब उठा तो पूरा रिवीजन किया। उसके 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है, मतलब तुम रिफ्रेश फील लो। कितना भी लंबा क्लास रहे ना, अगर 1 घंटा या 2 घंटे का तुम नींद ले लोगे, ज़्यादा लंबा मत लेना, 1-2 घंटे का नींद ले लो, उसके बाद तुम रिफ्रेश फील करोगे। और थोड़ा नींद में से भी कटौती करो स्टार्टिंग के टाइम में, लास्ट के टाइम में नहीं। लास्ट 1 महीना में तो 8 घंटे ज़रूरी है भाई। शिवम ये बता दो कि जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है, तो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा है तो उसका कितना इफेक्ट होता है क्वेश्चन में या आपके पूरे के पूरे गेट सॉल्यूशन में, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में? सर ऐसा है कि मीन्स न्यूमेरिकल टाइप जो रहता था, मतलब स्पीड थोड़ा कम करके ही बनाना चाहिए। मीन्स उसमें थोड़ा स्पीड, क्योंकि और जो एमसीक्यू है उसमें जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड में बनाए, क्योंकि सर टाइम सफिशिएंट रहता है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैं आराम से ही बनाता था जो न्यूमेरिकल वाला, और एमसीक्यू में स्पीड बढ़ा के टेस्ट सीरीज में पता चल जाता है, तो मेरा आराम से सफिशिएंट टाइम में ख़त्म हो जाता था। 1-2 क्वेश्चन जो सर पहले अटैम्प्ट में नहीं बने वही क्वेश्चन रह जाते हैं, उसमें कुछ फ्लूक यूज़ करता हूँ।
सर अभी जैसे आप बोले कि मतलब रिवीजन ज़्यादा करने से मतलब बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो सर ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे कोई टॉपिक है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो हमारा हो गया अच्छे से, है ना, पर जैसे उसको फिर से मतलब जब क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो पता रहता है कि सर इसमें क्या होने वाला है, कैसे बनेगा, क्या फार्मूला, बट एट दैट इंस्टेंट मतलब वो चीज़ वापस फिर से मतलब हम लोग उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुरंत नहीं पढ़े रहते हैं। तो जैसे कि मतलब और बाकी सब लोग भी आए थे सर, तो उन्होंने बोला था कि मतलब कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट वाला पार्ट हो जा रहा है, तो इसमें मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। हाँ बता रहा हूँ, देखो क्या है कि एग्ज़ाम में भी तुम्हारे साथ सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो तुमको रिकॉल करना पहले से सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि मान लो कि बहुत दिन हो गया एक सब्जेक्ट पढ़े हुए, उसका तुम क्वेश्चन बना रहे हो, तो तुम बैठ के रिकॉल करो कि क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से तुम वही सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, फिर वो टेस्ट लिखोगे तो फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं मेरे को नज़र आएगा, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को रिकॉल करना, अगर बहुत ही नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो कि ये चीज़ मैं भूल गया था। सर हम लोग एग्जाम में जैसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन देखते हैं तो क्लिक करने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, तो वो सर इम्प्रूव कैसे करें अपन सर? क्लिक करने वाला पार्ट देखो, जितना नया नया क्वेश्चन बनाओगे वो तुम्हारा इम्प्रूव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना कि नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो उसको तुरंत क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो, फिर लास्ट में जब जाओगे ना और आखिरी का टाइमर होता है, तो आखिरी टाइम में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि दिमाग बहुत तेज़ काम करता है कि फटाफट बना दे इसको कैसे दिमाग में, तो उस टाइम पक्का क्लिक कर जाएगा, ठीक है। जो चीज़ क्लिक नहीं कर रहा है उस वक्त उसको रहने दो, लास्ट में अटेम्प्ट लेना उसको, ठीक है, ये अप्रोच रखना। थैंक यू सर। कभी कभार क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था एग्ज़ाम में, तो मैं बोला कि अब ये क्वेश्चन तो टफ है तभी मेरे से नहीं बन रहा है, तो ये थोड़ा अपने आप को समझाना, मोटिवेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम में तुमको थोड़ा, कि ये नहीं, अगर ये सोचने लगोगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, सब बना दिए होंगे, तो फिर वो अगले क्वेश्चन परफेक्ट कर जाएगा। लेकिन खैर कॉन्फिडेंस में तो चूर रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम के दिन तो रहना चाहिए, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस में चूर होके न्यूमेरिकल वाला को तेज़ी में मत बनाना, आराम से बनाना, उसको पेशेंटली बनाना, क्योंकि अब तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन वैसे गलत हुआ है, 0.305 आया और रेंज था 0.302 तक। सर कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो उसके लिए कैसे? तो उस वक्त पढ़ाई रोक दो, आराम से सो जाओ, बेस्ट यही रहता है, होता है वो, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। तो जिस वक्त जैसे ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, और ज़्यादा मत सो जाना कि एकदम 5 घंटे सो रहे हैं, मतलब थोड़ा देर का पावर नैप ले लो, जैसे कि 20 मिनट का पावर नैप ठीक रहता है, ज़्यादा भी ले सकते हो, आधा घंटा तक ले सकते हो, तो ले लो। उसके बाद फिर जब जैसे ही तुम बैठोगे ना, नींद से उठ के जब पढ़ने लगोगे ना, तो फिर कंसंट्रेशन वापस बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है कंसंट्रेशन, ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। सर बुकलेट बनाने में कितना टाइम लगता था आपको? टाइम कम ही लगता था, क्योंकि मैं तुरंत स्किप कर देता, नहीं बनता तो स्किप करो। अब एक क्वेश्चन को बैठ के अगर मैं दिन निकाल दूंगा तो फिर सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा ना। सर फिर भी मैक्सिमम बुकलेट को वैसे टाइमर लेके बनाओ कि अगर 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 40 मिनट का टाइम लेके बनाओ। 40 मिनट में अगर तुमको स्ट्राइक नहीं किया तो उस एरिया में थोड़ा वीक हो तुम, क्योंकि एग्ज़ाम में तो तुमको 2 नंबर वाले में तो 3-4 मिनट से ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला एक क्वेश्चन के लिए। सर लाइक पढ़ने के टाइम ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन अपन देखे वो अपने को समझ में आ गया कि बन जाएगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं कि सुबह जैसे बना रहे उस टाइम नहीं बना तो शाम को फिर से एक ट्राई मारे बन गया उस टाइम। लेकिन एग्जाम के टाइम ऐसा होता है कि पता चल जाता है बन जाएगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं बनता है, तो उसको फिर कैसे हैंडल करना है? वही उसको लास्ट के लिए छोड़ो। लास्ट टाइम जब तुम्हारा मान लो कि देखो आखिरी 2-3 मिनट में ऐसा होता है ना कि दिमाग नए क्वेश्चन पे थोड़ा कम ही काम करता है, ठीक है। आखिरी का 2-3 मिनट का मैं बता रहा हूँ, आखिरी के 2-3 मिनट में मेरे साथ ऐसा होता था कि अब नया क्वेश्चन है तो उसको मैं पूरा रीडिंग मारूंगा, तो रीडिंग मारने में मेरा मतलब अब टाइम ख़त्म हो रहा है तो रीडिंग फटाफट मारूंगा, तो उसमें थोड़ा डर लगता है। तो लास्ट के 2-3 मिनट में बेस्ट ये रहता है कि जो पुराना क्वेश्चन देखा हुआ है, जो जैसे जहाँ तुम रफ करोगे वहाँ पे नंबर मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन है जो मैं बना सकता हूँ लेकिन मैं बनाया नहीं। तो लास्ट टाइम में उस पर अगर तुम अटेम्प्ट मारोगे तो पक्का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, फटाफट काम करता है ना। तो हाँ, और एग्ज़ाम से पहले खाना खा लेना बाबू, कि खाना नहीं खा के सुबह से मैं भूखा रहूँगा
तो थोड़ा अफेक्ट करता है। खाना वाना खा के जाना हो, सुबह भी एग्ज़ाम रहे तो खाना खा लेना, और एकदम पेट भर मत खाना, थोड़ा बहुत खाना ठीक रहता है। फर्स्ट टारगेट करो। फर्स्ट ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसको टारगेट किया जा सकता है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मुझे तो पता चल गया था कि कितना भी ख़राब हो अपन तो 100 में है, तो या तो मैं आराम से रिलैक्स हो जा सकता था या फिर अच्छे वही टारगेट को अचीव करना सोच सकता था। तो टारगेट भाई फर्स्ट करो, सब टारगेट फर्स्ट करें। अब तुम बोलोगे कि फर्स्ट तो सर एक ही आएगा, लेकिन टारगेट सब फर्स्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई तो कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, टारगेट अच्छा रखना। खैर तुम लोगों को तो टारगेट मुझे करना चाहिए, बोल के दिखाओ कि सर आपको तो बीट तो नहीं बराबरी कर डालूंगा। 8 जनवरी को मेरा ईएससी का पेपर हुआ। जैसे ही मैं पेपर दे के आया मेरे को पता चल गया कि भाई इसमें तो नहीं होगा। सब रूममेट तो पूरा एंजॉय कर रहे थे कि भाई अपना तो सिलेक्शन है, मेरा ही नहीं था। मेरा और एक और दोस्त का, लेकिन उसका तो जस्ट कट ऑफ मिस हुआ, लेकिन मेरे जो 2 दोस्त थे उनका तो ईएससी सिलेक्शन तय था। तो भाई उस वक्त तुम्हारा रूममेट ईएससी मतलब ईएससी का प्री तो क्वालिफाई कर ही रहा है, ठीक है। तो उस वक्त तो सबसे ज़्यादा मेरे साथ तो था, गुस्सा आता था मेरे को कि वो अगर बोल रहा था चल ना भाई थोड़ा घूम के आते हैं, तो मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब तो कुछ ना कुछ तो करना था भाई कि थोड़ा तो कंपनसेट करूं उसको। तो टारगेट तो उस वक्त, हाँ, तो 8 से मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गया था बेसिकली। 8 तारीख को तो पेपर दे के आया, 9 नहीं पढ़ा, 10 नहीं पढ़ा, 11 नहीं पढ़ा, 12 नहीं पढ़ा, 13 को बर्थडे मनाया, फिर टेस्ट सीरीज लिखा उसी दिन। ठीक है, टेस्ट से देखा जाए जो होगा। अब टेस्ट सीरीज लेकिन लिखा तो बिना रिवीजन के, मतलब रिवीजन तो था, मतलब 8 जनवरी को तो पेपर दिया था तो रिवीजन तो था ही, तो उस दिन टेस्ट सीरीज लिखा तो लकीली आ गया, मतलब मेरी जीवन में 6वां रैंक आया। तो मुझे नहीं अभी पिक्चर बाकी है, अभी कुछ हो सकता है। तो फिर उसके बाद तो मैं दिमाग में था कि अब तो जो बोला हूँ तो करना ही है, अब डिमोटिवेट होने से थोड़ी ना भाई। अब क्योंकि अब तुम कुछ चीज़ बोल जाते हो उसको तुम नहीं करते हो ना, तब लूज़र हो जाता है।